तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा। हम अब ऑब्जेक्टिव के बाद लेके आए हैं आपके लिए एक वाक्य में उत्तर। तो ध्यान से आप देखते जाना और आप अपने हिसाब से भी मिलाते जाना। इनके आंसर्स अगर आपको पता हो तो ठीक है। अपना करेक्शन आप चेक करते जाना। पहला क्वेश्चन है आपका धारा का एसआई मात्रक लिखिए। धारा का एसआई मात्रक अगर आपको पता हो तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, है ना। तो ये बच्चों आप अपने आंसर मिलाते जाना। सेकंड वाला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी अगर आप पता हो आपको तो ये होता है ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी चालक तार के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव संबंधी सूत्र लिखिए। तो ये वाला सूत्र अगर बच्चों आपने पढ़ा हो तो ये होता है R इक्वल्स टू आर नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, है ना, जहाँ पे आपका अल्फा जो है वो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक है। तो जितने भी अर्धचालक होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सबका ताप जो है वो प्रतिरोध मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध उनका हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और चालकों का क्या होता है, उल्टा होता है, बढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तांबे के तार की त्रिज्या आदि करने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है, ना कि विशिष्ट प्रतिरोध पे। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितनी त्रिज्या बढ़ाएं, लंबाई बढ़ाएं, कुछ भी बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है 7 किसकी प्रतिरोधकता अधिक है, तांबे की अथवा मैग्नीज की, है ना। प्रतिरोधकता किनकी अधिक होती है, मतलब ताप बढ़ाने प्रतिरोध किनका बढ़ता है, तो यहाँ पे बढ़ता है मैग्नीन। मैग्नीन की जो प्रतिरोधकता होती है वो अधिक होती है। संबंधन तार किस धातु के बनाए जाते हैं, तो संबंधन तार मतलब जो कनेक्शन वायर होते हैं तो वो आप या तो इसमें आप एल्यूमिनियम यूज करते हो और इससे अच्छा होता है तांबा, है ना। तो दोनों आंसर इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांतिकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शांतिकाल जो है वो ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमणवाती, तो इसलिए इसका आंसर आएगा घटता है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक में धारा वहाँ की गतिशील से क्या तात्पर्य। तो आपको गतिशीलता की छोटी सी डेफिनेशन बतानी है। तो आप ऐसा बता सकते हो कि एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए धारावाहक का अनुगमन वेग और उसकी धारावाहक का अनुगमन वेग उसकी क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है ना। एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए धारावाहक का अनुगमन वेग ही उसकी क्या कहलाती है, गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका एक चालक में विभवांतर V पर T समय तक धारा I बहती है, वे विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत सामर्थ्य क्या होगी। ठीक है। तो आपको V दे रखा है, T दे रखा है, I दे रखा है और विद्युत ऊर्जा पूछी है, यानी कि E का सूत्र पूछा है, विद्युत सामर्थ्य यानी कि आपसे P का सूत्र पूछा है। तो विद्युत ऊर्जा तो आपकी हो जाएगी VIT, है ना, लिख लिया VIT। इन तीनों फॉर्म में क्या जाएगी, VIT। और अगर विद्युत सामर्थ्य की बात हम करें तो विद्युत सामर्थ्य हो जाएगा आपका VI। क्या हो जाएगा, VI। तो मैं आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं, उनके आंसर्स भी समझ में आ रहे हैं। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको न्यूमेरिकल है, थोड़ा सोल्व इसको करना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 100 वॉट 110 वोल्ट तथा 200 वोल्ट 110 वोल्ट के दो बल्ब 220 वोल्ट मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, वे सामर्थ्य किसमें अधिक होगा। तो आपको यहाँ पे P का फॉर्मूला लगाना है और किसकी फॉर्म में लगाना है, ये आपको V और T की फॉर्म में लगाना है ना। VT की फॉर्म में आप लगाओगे तो पावर का जो फॉर्मूला था, पावर था VI, है ना। तो उस फॉर्मूले से आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 100 वोल्ट और 110 वोल्ट, है ना। 100 वोल्ट शक्ति हो जाएगी 100 वोल्ट और वोल्टेज हो जाएगा आपका 110 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 3 चालक तार, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 3, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दोगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 1 आने वाला है इसमें, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और अपने इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम बताओ, है ना। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर आपको बताना है तो उसका नाम रहेगा मीटर सेतु। मीटर सेतु जो होता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। और व्हीटस्टोन सेतु की अगर पूछे आपसे तो ये किसके सिद्धांत पे आधारित होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके
आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता, उसके आकार वगैरह से उस पर कोई निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विभव का विमीय सूत्र लिखिए। तो विभव का विमीय सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a-1 ये हो जाएगा विभव का विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव पृष्ठ के बीच कोण कितना होता है? तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई विभवांतर नहीं होता है ना। किसी बिंदु को आप जब हम समविभव पृष्ठ पर रखते हैं तो उसमें कोई विभवांतर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंध। विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंध एक अच्छा सा डेरिवेशन है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। E बराबर V/D, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव कितना होगा? तो निरक्षीय स्थिति जब आप सोल्व करते हो तो उसमें 0 आंसर आता है। कितना आता है? 0। कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विभव जो होता है वो 1/k गुना रह जाता है, यानी कि घट जाता है, 1/k गुना रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के धातु के गोले पर 10 नैनो कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ पर वोल्टेज जो है 900 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा? तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 900 वोल्ट। कितना आएगा? 900 वोल्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव का व्यंजक लिखिए। तो इसका जो व्यंजक होता है वो होता है V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विभव कैसी राशि है? अदिश अथवा सदिश। तो हमको पता है विभव अदिश राशि अदिश राशि होती है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट, और अगर आप दूसरे फॉर्मूले से निकालना चाहो तो ये हो जाएगा आपका जूल प्रति कुलाम। जूल प्रति कुलाम, W/Q से जूल प्रति कुलाम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना एक धातु के गोले को धन विद्युत से आवेशित किया जाता है। इस कथन का क्या तात्पर्य है ना? गोले को धन विद्युत से क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। तो धन आवेशित करना मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को कम करना। तो इसका कथन का अर्थ ये हो जाएगा कि हम उस धातु के गोले से इलेक्ट्रॉनों को कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है? तो आवेश का क्वांटीकरण आप जानते हो, आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो Q बराबर +-NA। ठीक है, N जहाँ पे नंबर से 0 1 2 3। मूल आवेश का मान कितना होता है? तो मूल आवेश का मान अपने को जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश होता है वही मूल आवेश का मान होता है। ठीक है, न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? तो न्यूनतम संभव आवेश भी यही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो थर्ड और फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर एक ही है। फिर उसके बाद क्या -10 के बाद -25 कूलाम आवेश संभव है? तो इस तरह का आवेश संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और इसको एम्पेयर × सेकंड भी हम बोल सकते हैं अगर आप धारा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एबोनाइट के छड़ को फर्श से रगड़ने पर एबोनाइट तथा फर्श में उत्पन्न आवेशों के परिणाम में कितना अनुपात होगा? ठीक है, तो इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा आपका 1:1। कितना हो जाएगा? 1:1। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इस पर +3.2 × 10⁻16 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है। रेशम पर उत्पन्न आवेश कितना होगा? तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें जो प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा है इसलिए इसका जस्ट अपोजिट है कि माइनस आवेश उसमें उत्पन्न होगा। तो आंसर जाएगा -3.2 × 10⁻16। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र पूर्वक लटकी हुई सरकंडे की गोली के समीप जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़कर लाया जाता है तो गोली छड़ की ओर आकर्षित हो जाती है। तो गोली पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो देखो इसमें आवेश की प्रकृति जो रहेगी वो यहाँ पे होनी चाहिए क्या? ऋणात्मक। क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक। लास्ट क्वेश्चन है कूलाम के नियम से एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए।
तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक याद कीजिए। मात्रक आपको अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको एप्सिलॉन नोट को सब्जेक्ट बनाते हो तो एप्सिलॉन नोट पहुँच जाएगा बल की जगह और बल आपका पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो इससे आपका मात्रक जो बनेगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देने वाला है और आपको अच्छे से समझ में आएगा।